दोस्तों नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं 7वीं कक्षा के विज्ञान का छठा अध्याय भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों दैनिक जीवन में अपने आसपास आप बहुत से परिवर्तन देखते होंगे। इन परिवर्तनों में एक या एक से अधिक पदार्थ शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जब आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं तो शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। जब आप पानी में चीनी को घोलते हैं तो जो विलयन तैयार होता है वो भी एक परिवर्तन होता है। और दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। और कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है, दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबर बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। दोस्तों यहाँ पर हम परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में दो प्रकार के मुख्य परिवर्तन हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इनको हम जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक देखिए कागज का टुकड़ा दिया गया है। कागज का एक बड़ा टुकड़ा लेकर उसको कई टुकड़ों में बांटिए और फिर उसको मेज पर आप इकट्ठा ऐसे रख दीजिए जिससे ये टुकड़े आपस में जुड़ जाएं और फिर अपने मूल आकार में ले लें। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, जब आप कागज के टुकड़े को काट कर पुनः जोड़ने का प्रयास करते हैं तो फिर से वह मूल टुकड़ा नहीं बन सकता है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण विशेषता आपको दिखती है कि कागज के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस उसका आकार बदल जाता है। तो ये भौतिक आकार जो परिवर्तन है, भौतिक रूप परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। दोस्तों इसके अलावा देखिए अपने ब्लैक बोर्ड के आसपास जो चाक का पाउडर आप होता है उसको एकत्र करके चाक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण बना लें और इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसको एक पेस्ट बना लें और चाक के आकार में बेलकर सूखने दें। तो दोस्तों चाक के चूर्ण से पुनः आप उसी तरह का चाक बना सकते हैं। इसके अलावा एक प्रयोग और आपको करना है। जब आप कांच या प्लास्टिक के कटोरे में बर्फ लेकर बर्फ के थोड़े से भाग को पिघलने के लिए बर्तन को धूप में रख देते हैं तब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण तैयार हो जाता है। जब आप कटोरे को हिमकारी मिश्रण यानी बर्फ और नमक में रख देते हैं तो ये फिर से ठोस बर्फ बन जाता है। इसके अलावा देखिए एक प्रयोग और आपको करना है। एक बर्तन में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालना है तो आपको जल की सतह पर भाप निकलती दिखाई देगी। इसके ऊपर एक दूसरे बर्तन से आपको ढक देना है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे बर्तन की भीतरी सतह पर जो ऊपर वाला बर्तन था जिससे आपने ढका था उसको, वहां पर जल की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं। तो इससे क्या आपको जो है अनुभव होता है, जो आप प्रयोग कर रहे हैं, इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि जो परिवर्तन होते हैं इसमें होता ये है कि आपको पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे जो गुण होते हैं उसको भौतिक गुण कहते हैं। यानी किसी पदार्थ का जो बाहरी आकार है, उसकी साइज है, रंग है, अवस्था है, ये सब गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। और वह परिवर्तन जिससे किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक, आप भौतिक नाम सुनते होंगे, भौतिक जगत है यानी बाह्य जगत। तो बाह्य रूप, रंग, आकार और प्रकार जो होता है वो भौतिक गुण कहलाता है किसी वस्तु का। और भौतिक गुणों में किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में जब परिवर्तन किया जाता है, जैसे कोई बड़े साइज का टुकड़ा है उसको छोटे में कर दिया जाए, छोटे का है उसको जोड़ के बड़ा कर दिया जाए, तो इस तरह से जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब ये कि उन्हें फिर पुनः उस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है और ऐसे पदार्थों से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो आपने जान लिया भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण जो हैं जैसे आकार, रंग और अवस्था जो है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब आइए देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों आपने लोहे में जंग लगा हुआ देखा होगा। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिसको आप जानते हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। ऐसा वायुमंडल में उपस्थित नमी के कारण होता है। यह पदार्थ जो होता है वो जंग कहलाता है और इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। जब आप पार्क या लान आदि में लोहे के दरवाजे और बागीचों, जो पार्क में रखी लोहे के बेंच और लोहे की सभी वस्तुओं को जो खुले में रखी रहती हैं उन पर जंग लग जाती है। इसके अलावा घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा
आदि को जब वायु में कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो उस पर जंग लग जाती है। इसके अलावा ये देखिए, रसोई में लोहे का जो गीला तवा है कुछ समय तक ऐसे रख दिया जाए तो उस पर जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है दोस्तों, जंग उस पदार्थ लौह से अलग होती है जिस पर यह लगती है। आप लोहे के जो जंग है उसका क्या रासायनिक नाम बता सकते हैं? हमको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि लोहे पर जो जंग लगती है उसको रासायनिक रूप में क्या कहा जाता है। दोस्तों देखिए, मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी, फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए। इसके सिरों को रेगमार से आपको चमकाना है। तो जब आप रेगमार से साफ कर लेते हैं तो सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास जब लाएंगे तो ये चमकदार सफेद प्रकाश देते हुए जलने लगेगी और पूरी जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म या पाउडर शेष रह जाता है। दोस्तों इस परिवर्तन को एक समीकरण से आप व्यक्त कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब मैग्नीशियम की तार या छड़ को आप वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम जो है वायुमंडल की ऑक्सीजन से अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। दोस्तों इस जो है भस्म या राख को एकत्र करके जल की जब आप इसमें कुछ बूंद मिलाते हैं, इसको हिला लेते हैं, तो ये जो जल में घोलने पर नया पदार्थ बनता है। दोस्तों इस परिवर्तन को आप ऐसे देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका तैयार हो जाता है। दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। आपने पढ़ा है अम्ल क्षार का जो है विश्लेषण या उनकी पहचान कैसे की जाती है, तो आपको बताना है कि क्षार जो है उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ बनता है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप जो है देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये मैग्नीशियम के तार में परिवर्तन होता है। एक प्रयोग और करना है। कांच के एक गिलास या कटोरे में आप आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट या नीला थोथा घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। आपको नीले रंग का एक विलयन मिल जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में जब विलयन का थोड़ा सा नमूना आप बचाएंगे तो शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। आधे घंटे की प्रतीक्षा के बाद आप जब इस विलयन के रंग को देखेंगे तो इसमें परिवर्तन हो जाता है। देखिए आपको जो परिवर्तन दिखाई देगा वो इस प्रकार का होगा कि कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण जो होता है और विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है। जो पदार्थ है आयरन सल्फेट के बनने के कारण है। ये जो हरा रंग है वो आयरन सल्फेट के बनने के कारण है और लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है जो कि एक नया पदार्थ बनाता है। कॉपर सल्फेट का विलयन नीला थोथा जो होता है उसमें लोहा आप डालेंगे तो आयरन सल्फेट हो जाएगा और कॉपर का भूरा निक्षेप अलग हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब आप एक परख नली में सिरका लीजिए और इसमें एक चुटकी खाने का सोडा डालिए तो एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देती है और गैस के बुलबुले निकलते दिखाई देंगे। तो ये गैस का बुलबुला क्या होता है आइए देखते हैं। तो जो सिरका होता है एसिटिक एसिड होता है, खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे और अन्य पदार्थ बनते हैं जब आप सिरके में खाने का सोडा मिलाते हैं। तो CO2 प्लस CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो दोस्तों जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। दोस्तों एक और क्रियाकलाप आपको जो किया गया था, मैग्नीशियम को जलाने पर जो भस्म बना था एक नया पदार्थ है। और जो आपने एक अन्य प्रयोग किया, ये जो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपने चूने के पानी में प्रवाहित किया, तो ये जो पदार्थ बना ये दोनों अलग पदार्थ थे। तो ये पदार्थ ऐसे थे जो मूल पदार्थ से अलग थे, यानी कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अपक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बना था। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर जो है लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था और सिरका और खाने के सोडे की अपक्रिया से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था इसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया। तो इस आधार पे आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं।
दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बनाए जाते हैं। जैसे यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण करना हो, तो जैसे लोहे के अयस्क में से लोहे का निष्कर्षण करना हो तो निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करना पड़ता है। और जो औषधि या दवाएं होती हैं दोस्तों, उसको भी अभिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक और डिटर्जेंट रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो जो प्रत्येक नए पदार्थ की खोज होती है वो रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के कारण होती है। दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन में एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में कुछ घटनाएं भी हो सकते हैं। जैसे रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा और प्रकाश किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त होना या उनका अवशोषित होना होता है। इससे ध्वनि उत्पन्न होती है, गंध में परिवर्तन हो सकती है, रंग में परिवर्तन और किसी नए गैस या नए पदार्थ का बनना रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत शामिल होता है। तो आपने ये देख लिया कि मैग्नीशियम के तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और जलने में सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखे जो आप जलाते हैं, पटाखों का विस्फोट रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए जो आपके गार्जियन होते हैं आपको पटाखे नहीं जलाने की सलाह देते हैं। जब भोजन बासी हो जाता है अथवा सड़ गल जाता है तो उसमें से दुर्गंध आने लगता है और इस परिवर्तन को भी रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खाया जाए तो उस कटे हुए भाग पर भूरे रंग के टुकड़े हो जाते हैं, उसका रंग जो है भूरा रंग हो जाता है। और यदि आपने रंग में ये परिवर्तन नहीं हो देखा है तो सेब के एक टुकड़ा को काट कर उसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो वो उस पर एक भूरे रंग की परत जुड़ जाती है। तो इसको भी रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं, उसको भी रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। और जो हमारा पाचन तंत्र है या जो पाचन की क्रिया होती है वो भी रासायनिक परिवर्तन होता है। ये देखिए दोस्तों, सुरक्षात्मक आवरण, एक ब्लू बॉक्स में आपको फैक्ट दिया गया है, सेफ्टी जो है कवर, सुरक्षात्मक आवरण। अपने वायुमंडल में दोस्तों ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाले जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण होता है उससे बचाता है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणित हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से अलग होती है। हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। दोस्तों, यदि ओजोन के द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हम जैसे अनेक जीवों को, पशु पक्षियों को और जो पेड़ पौधे उनको हानि पहुंचाती है। ओजोन विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में जो है ये ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करके एक सुरक्षा आवरण का कार्य करती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, लोहे में जंग लगना, इसको विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जंग लगना जो है ये एक परिवर्तन है। ये लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। लोहे का उपयोग पुल बनाने में, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने में और कई अन्य प्रकार की वस्तुओं बनाने के लिए किया जाता है। इसीलिए जंग लगने के कारण बहुत अधिक हानि होने की संभावना होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को आप इस प्रकार से देख सकते हैं। लोहा और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल और जंग बनता है। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। वायुमंडल में आप जब लोहे के वस्तुओं को खुला छोड़ देते हैं तो वायु में उपस्थित नमी से अभिक्रिया करके उस पर जंग लग जाती है। तो यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो या नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। और गर्मियों के महीने में जब वातावरण शुष्क होता है तो लोहे की वस्तुओं पर नमी नहीं लगती है। लोहे में जो जंग लगता है उसकी रोकथाम कैसे किया जा सकता है उसके संबंध में आइए देखते हैं। दोस्तों, लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन या जल या दोनों के संपर्क में आने से बचाकर लोहे पर जंग लगने से बचाया जा सकता है। इसका एक सबसे आसान उपाय होता है लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए कि उस पर पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ा दिया जाए। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए। उसमें जंग लगने से इस प्रकार रोका जा सकता है। और इसका एक अन्य उपाय है कि लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी
किसी धातु की परत चढ़ा दी जाए और लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। GI गैल्वेनाइज्ड आयरन कहा जाता है ऐसे लोहे को जिस पर जो है जंग रोधी बना दिया जाता है। तो घरों में जो पानी की आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है लोहे का पाइप, ये गैल्वेनाइज्ड लोहे का बना होता है जिस पे यशद लेपन या जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। दोस्तों, पानी के जो जहाज होते हैं वो भी लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर भाग भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं और समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं, इसलिए जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है और जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक होता है। और दोस्तों, इस प्रकार आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जंग लगने से दुनिया भर में कुल कितनी हानि होती है। तो स्टेनलेस लोहा एक होता है जिसको कि जंग रोधी लोहा कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील, धब्बा रहित स्टील या जंग रहित स्टील। दोस्तों, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकिल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को बनाकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है और इसमें जंग नहीं लगता है। इसकी जो मजबूती होती है वो भी अधिक होती है और इनकी लाइफ अधिक होती है क्योंकि इस पर जंग नहीं लगते। तो लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया के बाद आइए देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण क्या है। दोस्तों, साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार जो प्राप्त होने वाला नमक है शुद्ध नहीं होता है, उसके क्रिस्टल छोटे होते हैं और इस प्रकार प्राप्त नमक के क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। फिर भी किसी पदार्थ के शुद्ध और बड़ी आकार के जो क्रिस्टल होते हैं उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया दोस्तों भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। जिस प्रकार से आपने देखा कि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन क्रिस्टलीकरण दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए, एक प्रयोग करना है आपको। एक बीकर में 1 कप जल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलानी है। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण चलाते हुए मिलाना है। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब और उसमें कॉपर सल्फेट का घोलना संभव ना हो। इसे ठंडा करने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो जाए तो उसे हिला डुलाकर अन्य किसी प्रकार न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे। दोस्तों, आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में इसमें पढ़ा और अपने आसपास दिखाई देने वाले कौन कौन से परिवर्तन भौतिक हैं और रासायनिक परिवर्तन हो, इस प्रक्रिया को आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में इस अध्याय के अंत में देखते हैं इसका सारांश कि इस वीडियो का जो सारांश था वो क्या था। तो देखिए, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। जो भी परिवर्तन होते हैं हमारे आसपास या बाह्य या भौतिक जगत में जो परिवर्तन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक पदार्थ वे होते हैं जिनके भौतिक गुणों में यानी उनके रूप, रंग, आकार में परिवर्तन होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ शामिल होते हैं और इनमें समस्या ये है कि उत्क्रमणीयता को नहीं प्राप्त किया जा सकता, यानी परिवर्तन होने के बाद मूल पदार्थ को फिर पुनः उसी रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसके अलावा कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनकी विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।